हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट सीईटी का वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हमारे सीईटी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो सब्जेक्ट आपके लिए लेकर आया हूं वो है दोस्तों साइंस पार्ट 2, यानी 10th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस था उसका साइंस पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 5, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है पार्ट 2 के अंदर, जिसका नाम है टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। और आज हम पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हम हर सब्जेक्ट के लिए आपके लिए सीटी के वीडियोस डेडिकेशन के साथ बना रहे हैं, और आप देख सकते हो यहां पे कि आज डे 9 है, यानी कि आज 9वां दिन आपके लिए हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें आपको हर दिन हम लोग 3 से 4 वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो ऑलरेडी 8 दिन हमारे हो चुके, कंप्लीट हो चुके, और उसमें हर दिन हमने 3 से 4 वीडियोस अपलोड किए अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हर चैप्टर से निकाला है, हर सब्जेक्ट का, और आपके लिए अपलोड किया हुआ है। तो आप अगर देखना चाहते हो इसके पहले के वीडियोस कौन कौन से, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जा सकते हो। प्लेलिस्ट सेक्शन में हमने सबका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है ऑफ, आप देखोगे जाके तो साइंस का प्लेलिस्ट है, फिर मैथ्स का है सीटी का, फिर आप देखोगे सोशल स्टडीज का सीटी का प्लेलिस्ट है। तो हर सीटी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं मेन, उनके प्लेलिस्ट बनाए, और आप उसके अंदर जाके देख सकते हो कि हमने कौन कौन से वीडियोस एमसीक्यूज वाले ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं। पूरे कंसेप्चुअल के नॉलेज के साथ हम लोग पढ़ाते हैं कि जो भी आंसर रहेगा, आपको 10 एमसीक्यूज नजर आते हैं स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन में रीड करता हूं, 4 ऑप्शन रीड करता हूं, और उसमें जो आंसर होगा वो बताता हूं, और उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या आप याद रख सकते हो, उसके पीछे का कंसेप्चुअल नॉलेज क्या है, क्यों आंसर ये है, ये हर चीज में एक्सप्लेन करता हूं उस वीडियो के माध्यम से। तो प्लीज जाके देख सकते हो। और अभी भी जो भी हम वीडियोस बना रहे हैं, आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि अच्छे से देखो। तो अभी आपको 10 एमसीक्यूज दिखेंगे स्क्रीन के ऊपर, इसको अच्छे से समझ लेना। और आप लोग से रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज इसको शेयर करना ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों तक जो सीटी का एग्जाम देने वाले हैं यार 21 तारीख को। 21 अगस्त ज्यादा दिन दूर नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो फटाफट से शेयर कर देना, क्या पता आपके एक शेयर की वजह से बहुत सारे लोग जो है अच्छे से प्रिपेयर कर पाए अपने एग्जाम में, ठीक है। तो बस इतना ही बोलना चाहूंगा आज के लिए, और कंटिन्यूअसली यहां पे आपको 10 एमसीक्यूज दिखेंगे, तो अच्छे से देखो और शेयर करते रहो, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर हैं। जैसा कि हमने आपसे बोला कि हम आज आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ाने वाले हैं इस चैप्टर्स में से, जिसका नाम है टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। तो दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग दिस एमसीक्यूज, यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो सीटी का एग्जाम होने वाला है वो 2 घंटे का पेपर होने वाला है। 2 घंटे में आपको लगभग 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। यानी कि अगर पर क्वेश्चन के हिसाब से टाइमिंग कैलकुलेट किया जाए, यानी कि एक क्वेश्चन के पीछे सिर्फ और सिर्फ आपको 1 मिनट मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जब भी आपके सामने कोई भी क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, आपको एटलीस्ट 10 से 15 सेकंड आपका टाइम लेना है, क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है। क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन को ठीक से रीड नहीं किया तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका आंसर क्या है। क्योंकि एक बार क्वेश्चन अगर ठीक से रीड कर लेते हो ना, और समझ लेते हो कि एग्जैक्टली पूछा क्या है, फिर ऑप्शंस के ऊपर नजर डालोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर क्लिक हो जाएगा, और आपको ध्यान में आ जाएगा कि या दिस इज द करेक्ट आंसर, ये आप ऐसा बता पाओगे। और जो भी कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ हम लोग बताते हैं, आप लोगों को वो चीज लर्न रहेगा, तो आप डेफिनेटली करेक्ट आंसर को चूज करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाओगे, और इस प्रकार आपका एक क्वेश्चन 1 मिनट में आराम से हो जाएगा, और आपका पूरा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आपके लिए हमने 10 एमसीक्यूज निकाले हुए हैं इस चैप्टर में से, जो हम लोग को लगता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला एमसीक्यू वो है, दैट इज द मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स। आपको पता है इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, इस चैप्टर में हमने बहुत सारे टाइप के पावर प्लांट्स ही पढ़े। आप जानते हैं कि इस पूरा चैप्टर में हमने अलग अलग प्रकार के पावर प्लांट्स देखे हैं, कौन कौन से मेथड से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में, यही सब चीज देखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है वो किसके ऊपर बेस है यार, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश। तो पहले ऑप्शंस के ऊपर नजर डालते हैं। पहला है ग्रीन एनर्जी, दूसरा है ओम्स लॉ, तीसरा है स्पेसिफिक हीट, चौथा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यार सिंपल सी बात है, ग्रीन एनर्जी का कंसेप्ट तो अभी आया नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है वो ग्रीन एनर्जी के ऊपर हर कोई बेस नहीं है ना, कुछ कुछ है जो बेस है, लेकिन हर कोई नहीं है। यहाँ पे पूछा है मोस्ट ऑफ दी, तो यहाँ पे ये आंसर नहीं आएगा। ओम्स लॉ पूरा इलेक्ट्रिसिटी का खेल है, ये अलग चीज है, दैट इज वोल्टेज और करंट का खेल है, वो चीज तो आएगा नहीं। स्पेसिफिक हीट का लेना देना है नहीं, वो 5th चैप्टर में है, साइंस पार्ट 1 में है वो, तो स्पेसिफिक हीट भी कुछ आएगा नहीं। तो बच जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यार सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या होता है, यहाँ पे जो भी पावर जनरेशन होता है वो जनरेटर के थ्रू होता है, एंड वो जनरेटर को वर्क करने वाला जो प्रिंसिपल है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सिंपल सी बात है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि जो भी इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स होते हैं वो किसके ऊपर वर्क करते हैं, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। याद रहेगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। पूछा है आपको कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए कंडक्टर, यानी कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जब कंडक्टर के अराउंड में आता है तो वो चेंज होता है, तो डैश इज जनरेटेड अक्रॉस द कंडक्टर, यानी कि तब क्या प्रोड्यूस होता है। आप जानते हो ये पूरा कंसेप्ट क्या है, किसका कॉन्सेप्ट है, जनरेटर का कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको बताया था किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो यहां पे दो ही चीज होती है, एक होती है मैग्नेट्स एंड दूसरा चीज होता है कंडक्टर। ये मैग्नेट जब कंडक्टर के अक्रॉस में घूमता है
तब जाके कुछ चीज प्रोड्यूस होती है। तो वो चीज क्या प्रोड्यूस होती है वो आपको बताना है। तो पहला है चार्ज। क्या चार्ज प्रोड्यूस होता है? बिल्कुल नहीं, चार्ज प्रोड्यूस नहीं होता है। करंट भी प्रोड्यूस नहीं होता है। लोग गलती से करंट टिक करके आ जाएंगे, लेकिन करंट नहीं होता है। करंट डायरेक्टली हमें प्रोड्यूस नहीं होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि जो वोल्टेज होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, वो क्रिएट होता है जब भी कोई कंडक्टर के अक्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस सबसे पहले क्रिएट करता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जनरेटर आपका ट्रांसफर करता है आपके इलेक्ट्रिसिटी को टू द वेरियस मीडियम। याद रहेगा। तो वेन एवर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर चेंजेस, पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड अक्रॉस द कंडक्टर। ये आपको याद रखना है। चलते थर्ड क्वेश्चन की तरफ। डैश इज यूज टू रोटेट द मैग्नेट इन द जनरेटर। अब जैसे मैंने बोला कि जनरेटर में मैग्नेट है और कंडक्टर है, ठीक है ना। तो मैग्नेट क्या कर रहा है? ये कंडक्टर के अक्रॉस में, ये कंडक्टर के अक्रॉस में क्या रहेगा? वो घूमेगा, रोटेट होगा। तो वो रोटेट करवाने के लिए कुछ तो मशीन चाहिए ना। तो यहां पे कौन सी मशीन ऐसी होती है जो रोटेट करती है मैग्नेट को? ठीक है, तो पहला है टरबाइन, दूसरा है मोटर, तीसरा है कंप्रेसर, चौथा है ब्लेड्स। तो देखो यहां पे आपने पढ़ा होगा, एक वर्ड आपने बार बार सुना होगा इस चैप्टर में, जो कि है टरबाइन। टरबाइन एक ऐसा चीज है जो हर टाइप के इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में होता है, क्योंकि जहां पे भी जनरेटर आ गया, क्योंकि वहां पे अगर जनरेटर है तो मैग्नेट भी होना है और कंडक्टर भी होना है, तो इसको रोटेट करवाने के लिए एक ही मात्र उपाय है, जो कि होता है टरबाइन। यानी टरबाइन इज द करेक्ट आंसर। तो टरबाइन इज यूज्ड टू रोटेट द मैग्नेट इन द जनरेटर, चाहे वो कोई भी टाइप का पावर प्लांट क्यों ना होने दो। बस टरबाइन के टाइप्स अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन टरबाइन जरूर होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा है? इन थर्मल पावर प्लांट व्हाट इज यूज एज ए फ्यूल टू प्रोड्यूस हीट। यानी कि थर्मल पावर प्लांट जो होता है उसमें क्या यूज किया जाता है फ्यूल के तौर पे? पानी यूज किया जाता है कि पेट्रोल की नेचुरल गैस की कोल? तो आपको याद होगा थर्मल पावर प्लांट मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया था कि थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, कोयले को जलाया जाता है एंड वो कोयले को जला के पानी को हीट किया जाता है। यानी कि मेन जो चीज यूज किया जा रहा है हीट प्रोड्यूस करने के लिए, वो आपको यहां पे अभी ऑप्शन देखोगे तो आपको दो चीज में डाउट आ रहा है। अभी जो मैंने आपको बोला कि कोयला जलाया जाता है पानी को हीट करने के लिए ताकि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, करेक्ट है। तो यहां आपके सामने पेट्रोल और नेचुरल गैस तो ऑटोमेटिकली कट हो गए, तो आपके सामने अभी आ रहा होगा कि वाटर या फिर कोल में से आंसर होगा। तो मैंने अभी क्या बोला कि कोयले को जलाया जा रहा है, यानी एज ए फ्यूल क्या इस्तेमाल कर रहा है? कोयला। पानी को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन पानी हमारा फ्यूल नहीं है ना, पानी तो एक फ्यूल नहीं है। तो हमें क्वेश्चन में ये पूछा है, क्वेश्चन समझो, लोग गलतियां कर देते हैं और गलत ऑप्शन चूज करके आते हैं। कभी कभी उनको आंसर पता होता है लेकिन दो में कंफ्यूज होकर वो गलत आंसर्स को चूज कर लेते हैं। तो यहां पे भी सेम ऐसे टाइप का क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि व्हाट इज यूज एज ए फ्यूल। क्वेश्चन को समझो, फ्यूल के तौर पे क्या इस्तेमाल किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में? कोयले को, यानी कोल इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी को चूज करके आ जाना। ठीक है, सिंपल है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। थर्मल पावर प्लांट में कोयले का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, विच न्यूक्लियर एलिमेंट इज यूज इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। आपको पता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में बहुत सारे न्यूक्लियर एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो क्या है? सोडियम एक न्यूक्लियर एलिमेंट नहीं है, तो ये आंसर नहीं आएगा। टाइटेनियम एक न्यूक्लियर एलिमेंट नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। फिर ऑप्शन नंबर डी आप देखोगे वाइब्रेनियम। तो वाइब्रेनियम जो है ना, इस नाम का ना कोई चीज ही नहीं होता। ये जो चीज दिख रहा है आपको, ये वाइब्रेनियम नाम का कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, पहली बात। और ये चीज शायद आपने मूवी में सुना होगा, आपने देखा होगा ना वो मूवी थैनोस वाला मूवी, ठीक है ना, एंड गेम वगैरह। ठीक है, तो वो जो एंड गेम वगैरह जो मूवी है थैनोस वाला, उसमें एक एलिमेंट रहता है वाइब्रेनियम। तो वो मूवी है दोस्तों, मूवी में फिक्शनल ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि सोची हुई साइंस फिक्शन हम लोग बोलते हैं ना, तो ऐसी रियल में कोई चीज है ही नहीं, वाइब्रेनियम नाम का कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। तो ये ऑप्शन डायरेक्टली चला गया। और जैसे मैंने बोला सोडियम और टाइटेनियम कोई भी न्यूक्लियर एलिमेंट नहीं है, तो बच क्या गया? यूरेनियम। और आपने ये नाम सुना भी होगा, यूरेनियम। ठीक है, तो यूरेनियम जो होता है ये एक न्यूक्लियर एलिमेंट है और इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर प्लांट में किया जाता है टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है, याद रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है सिक्स क्वेश्चन, देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो सिक्स वाला मस्त क्वेश्चन है। क्या बोला है? द ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में बात हो रही थी, तो सबसे पुराना न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पे है? ठीक है ना। अब यहाँ पे ना एक्चुअली इंडिया भी मेंशन करना चाहिए था, शायद बाय चांस क्वेश्चन फ्रेम करते टाइम ये हमने लिखना भूल गया इंडिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक्जैक्टली ऐसा पूछेगा कि द ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया इज लोकेटेड एट डैश। क्योंकि अगर पूरे वर्ल्ड का अगर पूछ लोगे तो बहुत ही अलग अलग नाम आ जाएंगे, लेकिन इंडिया के हिसाब से अगर मैं बात करूं, हमारे इंडिया के हिसाब से जो सबसे पुराना न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो है दोस्तों तारापुर में। ये आपको याद रखना है, तारापुर इज द ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, मैं रहता हूं बोईसर में, आप जानते भी होंगे शायद। ठीक है, मैं रहता हूं बोईसर में, तो बोईसर से लगभग ज़्यादा भी नहीं 5 to 6 किलोमीटर या फिर 7 to 8 किलोमीटर्स दूर होगा तारापुर, और उसका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है हमारे यहाँ से दिखाई भी देता है। ठीक है, अगर आप देखना चाहोगे तो। ठीक है, तो बहुत सारे लोग यहाँ से बिलोंग करते होंगे शायद, तो उनको पता होगा ऑलरेडी, पर जो लोग नहीं बिलोंग करते हैं उनके लिए मैं बता दूं द करेक्ट आंसर इज तारापुर। ठीक है, तारापुर इज द करेक्ट आंसर, याद रहेगा दोस्तों। क्लियर है, द ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है? तारापुर में है। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन पे जाते हैं दोस्तों। डैश एनर्जी ऑफ वाटर।
इन डैम्स इज यूज फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें पता है कि पानी से भी हम बिजली बना सकते हैं, करेक्ट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। हमने देखा है ना, हमने पढ़ा ये चीज कि पानी से, हवा से, सोलर एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, ग्रीन एनर्जी, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, ठीक है। लेकिन इसमें कंसेप्ट ये पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है कि पानी जो डैम्स में रखा जाता है, ठीक है ना, उसमें कौन सा एनर्जी होता है। डैश एनर्जी ऑफ वाटर इन डैम्स इज यूज फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो पानी जब रखा गया है डैम में, क्योंकि वो रन नहीं कर रहा है ना, तो जब कोई भी चीज रखी होती है तो उसके ऊपर कौन सी एनर्जी वर्क करती है, काइनेटिक एनर्जी तो बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो मूविंग ऑब्जेक्ट में होता है, चलते फिरते ऑब्जेक्ट में होता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी। यहां पे कोई भी न्यूक्लियर एलिमेंट्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो न्यूक्लियर एनर्जी भी नहीं आएगा। थर्मल एनर्जी, यानी कोई गर्म नहीं कर रहे हैं हम लोग, पानी को गर्म कर रहे हैं क्या, नहीं, तो थर्मल एनर्जी भी नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या बच गया, पोटेंशियल एनर्जी। और ये हम जानते भी है ना दोस्तों, हमने 9th में भी पढ़ा हुआ है कि कोई भी चीज जब रुकी हुई होती है तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है। कोई भी चीज जब मूविंग कंडीशन में होती है, चलती फिरती होती है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। यानी कि इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। याद रहेगा दोस्तों, क्लियर है, आगे बढ़े। ओके, 8th क्वेश्चन, डैश एनर्जी इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी इनमें से कौन सा ऐसा एनर्जी है जिसको हम लोग रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं। तो थर्मल एनर्जी दोबारा बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते यार, कोयला खत्म हो जाएगा तो कैसे जलाओगे, हीट कैसे करोगे, ठीक है ना। कोयला इसके बेस पे थर्मल पावर प्लांट चलता है, जो भी थर्मल पावर प्लांट है किसके ऊपर चलता है, कोल के ऊपर चलता है। तो कोयला क्या खत्म नहीं हो सकता क्या, बिल्कुल खत्म हो सकता है। एक बार कोयला खत्म हो गया तो थर्मल पावर प्लांट तो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, यानी कि ये हम लोग नहीं बना पाएंगे। तो ये रिन्यूएबल हुआ क्या, नहीं हुआ। नेचुरल गैस जो होता है, नेचुरल गैस की अगर मैं बात करूं, क्या होता है नेचुरल गैस में, सीएनजी होता है, पीएनजी होता है, ये सब गैस जो होता है ये कहां से मिलते हैं, जमीन से ही मिलता है ना हम लोग को। यानी कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जैसे पेट्रोल डीजल खत्म होने वाले हैं, वैसे ये सीएनजी पीएनजी भी एक टाइम पे खत्म हो जाएंगे। तो हम लोग ये नेचुरल गैस एनर्जी का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे एनर्जी को बनाने के लिए, रिन्यूएबल सोर्स ये भी नहीं है। न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो न्यूक्लियर एलिमेंट्स भी है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया यूरेनियम है, ठीक है ना, फिर थोरियम होता है, प्लूटोनियम होता है। तो ऐसे टाइप के जो न्यूक्लियर एलिमेंट्स होते हैं वो भी कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे, यानी कि इसका भी इस्तेमाल हम लोग दोबारा नहीं कर पाएंगे, यानी कि ये भी एक रिन्यूएबल सोर्स नहीं है। अब क्या बचा, हवा, विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी की अगर मैं बात करूं, चौथा ऑप्शन, ये हवा एक ऐसा चीज है जो जिंदगी भर रहेगा, यानी कि जब तक हमारे पृथ्वी है, जब तक हमारी इंसानियत है, प्लांट्स है, और पृथ्वी बोलते हैं ना, हमारा अर्थ अगर एक प्लैनेट है, एटमॉस्फेयर तो रहेगा ही, उस पर एटमॉस्फेयर रहेगा, यानी हवा तो रहेगा, विंड तो रहेगा, यानी कि ये ऐसा एनर्जी है कि इसको हम लोग दोबारा बना सकते हैं, रिन्यूएबल कर सकते हैं, क्योंकि ये कभी जिंदगी में खत्म ही नहीं हो रहा है। एक बार खत्म हुआ फिर से हवा तो चल ही रहा है, हवा बह रहा है, उससे फिर से बना सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विंड एनर्जी इज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, दैट इज डैश कन्वर्ट्स द सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि एक ऐसा डिवाइस होता है जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और आपको याद होगा कि जब ये सोलर एनर्जी वाला टॉपिक चल रहा था इस चैप्टर का, जो कि हमने ऑलरेडी पूरा कंप्लीट कर दिया इस चैप्टर को, आप अगर पूरा चैप्टर का लेक्चर वाइज वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, आपको बस थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, जाके प्लेलिस्ट के अंदर स्क्रॉल कर लो, मिल जाएगा, आराम से अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जो सोलर एनर्जी को, सन का एनर्जी को डायरेक्टली बिजली में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आप देखोगे यहाँ पे कि पहला ऑप्शन है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर पंखे में इस्तेमाल किया जाता है स्पीड बढ़ाने के लिए, तो ये आएगा ही नहीं। एम मीटर जो होता है, इट इज यूज टू मेजर द करंट, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर बात करूँ जनरेटर, तो जनरेटर बिजली बनाने के लिए काम आता है, लेकिन वो बिजली अलग तरीके से बनाता है, मैग्नेट्स एंड कंडक्टर होते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। तो क्या बचा, सोलर फोटोवोल्टेइक सेल। और नाम से पता चल जाएगा सोलर, ठीक है ना, सोलर यानी सन, फोटोवोल्टेइक यानी कि सोलर एनर्जी का वो यूज करके सेल जो होता है उसके पैनल्स के थ्रू, आपने देखा, बताया था ना मैंने आपको, पैनल्स होते हैं, ऐसे ऐसे पैनल्स होते हैं, सोलर पैनल्स, उसके थ्रू ये कन्वर्ट करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सोलर फोटोवोल्टेइक सेल, जो कि एक ऐसा डिवाइस है जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ये मैंने पूरा ऑलरेडी पढ़ा है भी, पहले भी याद रहेगा आपको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारे आज के लिए दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग, जो कि पूछा है, द मशीन विच कन्वर्ट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि एक ऐसा मशीन है जो काइनेटिक एनर्जी, हवा का जो होता है, क्योंकि हवा फ्लो होता है ना, तो उसके अंदर एनर्जी जो रहेगी वो काइनेटिक एनर्जी रहेगी। तो वो एक ऐसा मशीन है जो काइनेटिक एनर्जी, हवा का, विंड का काइनेटिक एनर्जी को बिजली में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो कौन सा ऐसा चीज है, तो नाम में देखते हैं ऑप्शन में अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर एक ऐसा डिवाइस है, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, ये बाइक में होता है, हमारे टू व्हीलर बाइक होते हैं ना, बाइक्स में होते हैं। और आपको पता है ना, बाइक में एक बैटरी भी होता है, और वो बैटरी ऑटोमेटिकली चार्ज होता है, जब जितना हम लोग गाड़ी चलाएंगे उतना वो बैटरी चार्ज करता है। तो वो एक ऐसा डिवाइस है अल्टरनेटर, जो बैटरीज को चार्ज करता है जितना हमारी गाड़ी चलती है, ठीक है, याद रहेगा। वैसे इन्वर्टर हमारे घर में होता है बैकअप बैटरी के लिए, वो तो आएगा नहीं। डायनोमीटर जो होता है वो फोर्स को मेजर करने के लिए काम आता है, टॉर्क वगैरह जो होते हैं ना, घूमती हुई चीज, टॉर्क, उसको मेजर करने के लिए काम आता है। तो डायनोमीटर भी नहीं आएगा, यानी अल्टरनेटर चला गया, इन्वर्टर चला गया, डायनोमीटर चला गया, तो क्या बचा, विंड टर्बाइन। ऑब्वियसली टर्बाइन तो आना ही था ना आंसर, क्योंकि यही एक ऐसा चीज है जो
कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी को विंड के काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विंड टर्बाइन। याद रहेगा दोस्तों, तो ये इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है? तो यही था दोस्तों हमारे टोटल 10 क्वेश्चंस, और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो हमारे टोटल 10 एमसीक्यूज आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट यही है कि आप अच्छे से इसको समझ के जितना हो सके पढ़ोगे तो उतना आपके लिए अच्छा है। कंसेप्चुअल नॉलेज आपका क्लियर हम पूरी तरीके से करवाने की कोशिश करते हैं, और सिर्फ 10 से 12-15 मिनट के अंदर ही हम आपको 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ा देते हैं कि आप उसको अगर रियल में खुद से पढ़ने जाते हो तो आपको ज्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है? और हम ऐसा भी नहीं है कि बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स ले रहे हैं, आपको कम समय में इतना दे रहे हैं कि आप एटलीस्ट उतना भी पढ़ के जाओगे तो मुझे लगता है आपका एग्जाम काफी ज्यादा अच्छा जा सकता है। ठीक है? तो बस आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें बता देना कमेंट करके। एंड साथ ही में वीडियो पसंद आया है, हमारा जो एफर्ट है आपके लिए, हम डेली आपके लिए 3 से 4 वीडियोस जो बना रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, ताकि आपका पूरा का पूरा सीटी का सिलेबस हम लोग कंप्लीट करा सके। तो ये एफर्ट्स अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कर देना, एंड दोस्तों शेयर कर देना, क्योंकि यार बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सीटी का एग्जाम देने वाले हैं, उनको पता ही नहीं है कि कम समय में भी प्रिपरेशन किया जा सकता है और ऐसे ऐसे कंटेंट भी अवेलेबल है। तो प्लीज उन तक ये वीडियो को जरूर से शेयर कर देना। एंड साथ ही में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।